दिल्ली और मुंबई जैसे मेट्रो शहरों की भाग दौड़ में तंग आकर लोग अक्सर ऐसी जगह जाना चाहते हैं जहां उन्हें शांति, सुकून और एक गहरी सांस लेने का मौका मिले। कुछ ऐसा ही सोचा था मोमिता दास और अभिजीत पॉल ने, दो दोस्त, दो कलाकार जो इस बार की दिवाली किसी शोरगुल में नहीं बल्कि देहरादून की पहाड़ियों में बिताना चाहते थे। प्लान बना, टिकट बुक हुए और 21 अक्टूबर 2014 को दोनों देहरादून पहुंच गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन फिर 2 दिन बाद दोनों के फोन अचानक बंद हो जाते हैं और फिर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक ऐसी ट्रिप जो यादगार होनी चाहिए थी, वो इनकी जिंदगी का आखिरी यात्रा बन गई। तो क्या हुआ था उस रात? क्यों अभिजीत की लाश खाई में पड़ी मिली और मोमिता, उनकी कहानी तो और भी खौफनाक थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी में। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराना है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। इस कहानी की शुरुआत होती है साउथ दिल्ली के लाडो सराय इलाके से, जहां 27 साल की मोमिता दास अपने परिवार के साथ रहती थी। वह मूल रूप से पश्चिम बंगाल के कल्याणी से थी, लेकिन काफी समय से दिल्ली में रह रही थी। मोमिता पेशे से एक आर्ट्स टीचर थी और गुड़गांव में एक स्कूल में पढ़ाती थी। वहीं उनकी दोस्ती 24 साल के अभिजीत पॉल से हुई, जो कलकत्ता के दमदम इलाके से ताल्लुक रखते थे और पेशे से वह भी एक आर्टिस्ट थे। अक्टूबर 2014 में मोमिता और अभिजीत ने मिलकर योजना बनाई कि वे दिवाली की छुट्टियों में देहरादून घूमने जाएंगे। योजना के अनुसार दोनों 21 अक्टूबर 2014 को दिल्ली से रवाना होकर देहरादून पहुंचते हैं। शुरुआती 2 दिन तक वे अपने अपने परिवार के संपर्क में भी थे, कॉल पर बातचीत कर रहे थे, लेकिन 23 अक्टूबर 2014 के बाद दोनों के मोबाइल अचानक स्विच ऑफ हो गए। परिजनों ने पहले सोचा कि पहाड़ी इलाकों में नेटवर्क की समस्या है या मोबाइल चार्ज न होने के कारण हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत चिंता नहीं की। लेकिन जब 29 अक्टूबर तक भी दोनों का कोई संपर्क नहीं हुआ तो घर वालों की चिंता बढ़ गई। मोमिता दास के पिता ने साउथ दिल्ली के संबंधित पुलिस स्टेशन में जाकर उनकी गुमशुदगी रिपोर्ट की दर्ज कराई। उधर अभिजीत पॉल के पिता ने भी कोलकाता के दमदम पुलिस स्टेशन में जाकर बेटे की मिसिंग रिपोर्ट फाइल की। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस ने मोमिता के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स और लोकेशन ट्रैक करना शुरू किया। आखिरी बार मोबाइल की लोकेशन देहरादून में पाई गई। इसके बाद फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी देहरादून पुलिस को भेजी और दमदम पुलिस ने भी अभिजीत से जुड़ी सारी जानकारियां देहरादून पुलिस को साझा कर दिया। अब तक यह मामला पुलिस की प्राथमिक जांच में था, लेकिन 31 अक्टूबर 2014 को एक और घटना घटती है। उस दिन देहरादून पुलिस को एक अज्ञात शव बरामद होता है। जब शव की शिनाख्त करवाई जाती है तो सामने आता है कि वह शख्स किसी और का नहीं बल्कि अभिजीत पॉल का है, जो कुछ दिन पहले ही मोमिता दास के साथ दिल्ली से देहरादून घूमने आया था। अब यहाँ से इस केस में एक अहम मोड़ आता है। अभिजीत पॉल की लाश मिलने के बाद दिल्ली पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेने लगती है और एक विशेष टीम बनाकर देहरादून भेजती है ताकि पूरी घटना की गहराई से जांच हो सके। जांच की शुरुआत होती है मोमिता दास के मोबाइल की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड से। पुलिस को यह जानकारी मिलती है कि मोमिता दास का मोबाइल स्विच ऑफ होने से ठीक पहले एक कॉल राजू दास नाम के व्यक्ति को किया गया था। इसके अलावा जांच में यह भी सामने आता है कि 24 अक्टूबर 2014 को मोमिता का मोबाइल एक बार फिर ऑन हुआ था, लेकिन इस बार उस मोबाइल में सिम कार्ड बदल दिए गए थे। जब उस नए सिम कार्ड की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि वह नया नंबर भी उसी राजू दास नाम के शख्स का रजिस्टर्ड है। यानी पुलिस को अब इस केस का पहला संदिग्ध मिल चुका था। मोमिता की लोकेशन, उसका कॉल और सिम बदलने से जुड़ी कड़ी राजू दास की ओर इशारा कर रही थी। इस बिंदु पर पुलिस को साफ हो चुका था कि राजू दास को ढूंढना बेहद जरूरी थी, क्योंकि मोमिता के लापता होने के बाद अभिजीत की हत्या और दोनों मामलों में सच्चाई वही उजागर कर सकता है। पुलिस जब राजू दास की जानकारी निकालती है तो पता चलता है कि वह उत्तराखंड के संगरौली गांव का रहने वाला है। वह पेशे से टैक्सी ड्राइवर है और अपनी सफ़ेद रंग की बोलेरो गाड़ी पहाड़ी इलाकों में टैक्सी के रूप में चलाता है। अब पुलिस इलाके में एक्टिव हो जाती है, स्थानीय लोगों से पूछताछ की जाती है, गाड़ी पर नज़र रखी जाती है और
कुछ ही समय में पुलिस राजू दास को उसकी बोलेरो गाड़ी के साथ सड़क पर पकड़ लेती है और उन्हें तुरंत हिरासत में ले लिया जाता है और थाने लाकर पूछताछ शुरू की जाती है। सबसे पहले पुलिस उसे मोमिता दास और अभिजीत पॉल की तस्वीर दिखाते हैं। शुरुआत में राजू दास दोनों को पहचानने से इनकार कर लेता है, लेकिन तभी पुलिस सीधा सवाल करती है कि अगर तुम इन दोनों को नहीं जानते हो तो फिर मोमिता दास का मोबाइल तुम्हारे पास कैसे आया और तुमने उसमें अपना सिम क्यों डाला। अब राजू दास फंस चुका था। पुलिस की सख्त पूछताछ के बाद वह टूट जाता है और कबूल करता है कि हाँ, वह मोमिता और अभिजीत को जानता है और उनसे कुछ दिन पहले मिला था। राजू दास बयान देता है कि 23 अक्टूबर 2014 को मोमिता दास ने किसी माध्यम से उसका नंबर लेकर उसे कॉल किया था। उसे टाइगर फॉल जाने के लिए टैक्सी बुक करनी थी। मोमिता ने उसे फ़ोन कर बुलाया और वह अपनी बोलेरो टैक्सी लेकर मौके पर पहुंच गया। मोमिता और अभिजीत उसकी गाड़ी में बैठकर वे लोग टाइगर फॉल की तरफ निकल पड़े। लेकिन रास्ते में राजू दास के 3 दोस्त उसे मिलते हैं, गुड्डू दास, बबलू दास और कुंदन दास। वह बिना बताए उन तीनों को भी अपनी गाड़ी में बिठा लेता है। इस पर मोमिता और अभिजीत ऐतराज़ करते हुए कहते हैं कि हमने ये टैक्सी बुक की है तो तुम लोगों को क्यों बिठा रहे हो। राजू उन्हें समझाता है कि ये तीनों मेरे गांव के लड़के हैं और मैं आपको टाइगर फॉल छोड़ने के बाद इन्हें लेकर अपने गांव चला जाऊंगा। अब यहाँ से इस केस की कहानी एक और भयानक और दर्दनाक मोड़ ले लेती है। मोमिता दास और अभिजीत पॉल को अंदाज़ा भी नहीं था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही टैक्सी एक सुनसान इलाके में पहुंचती है, पीछे बैठे बबलू दास अचानक मोमिता दास के साथ छेड़छाड़ करना शुरू कर देता है। इस हरकत का विरोध अभिजीत पॉल करता है, लेकिन जैसे ही वह कुछ कहता है, बबलू के साथ गुड्डू दास और कुंदन दास भी उस पर टूट पड़ते हैं और तीनों मिलकर गाड़ी के अंदर ही अभिजीत के साथ मारपीट करना शुरू कर देते हैं और फिर पीछे रखी नायलॉन की रस्सी से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर देते हैं। अभिजीत की हत्या के बाद ये चारों मोमिता को लेकर एक नए सुनसान जगह पर जाते हैं। रात का वक्त था, इलाका वीरान था और मदद की कोई गुंजाइश नहीं थी। मोमिता लगातार चिल्ला रही थी, लेकिन कोई उसकी मदद करने नहीं आया। उसी सुनसान जगह पर इन चोरों ने बारी बारी से उसके साथ सामूहिक बलात्कार करता है और जब इन दरिंदों का मन भर गया तो उन्हें डर था कि अगर मोमिता को जिंदा छोड़ दिया जाए तो पुलिस में रिपोर्ट कर देगी। इसी डर से उन्होंने मोमिता दास की भी गला घोंटकर हत्या कर देता है। इसके बाद ये दोनों की लाशों को बोलेरो में डालकर योजना बनाते हैं कि वो सबको पास के ही किसी नदी में फेंक देंगे ताकि कभी बरामद ही ना हो। रात करीब 10 बज चुके थे। वे पास के ही नदी पहुंचते हैं और वहां मोमिता दास की लाश को नदी में फेंक देते हैं, लेकिन जैसे ही अभिजीत पॉल की लाश को फेंकने की कोशिश करते हैं, अचानक एक दूसरी गाड़ी पुल पर आ जाती है। घबराकर ये चारों भाग जाते हैं और जल्दी में अभिजीत की लाश को पास की ही एक गहरी खाई में फेंक देते हैं। यही लाश 31 अक्टूबर 2014 को एक स्थानीय व्यक्ति को दिखाई देता है, जो तुरंत पुलिस को खबर देता है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सबको बरामद करती है और दिल्ली और कोलकाता पुलिस को सूचना देती है। शिनाख्त के बाद पुष्टि हो जाती है कि यह सब अभिजीत पॉल का है। पूछताछ में राजू दास यह भी स्वीकार करता है कि हत्या के बाद इन लोगों ने मोमिता और अभिजीत का सारा सामान भी लूट लिया था, जिसमें उनके बैग, मोबाइल फ़ोन, पर्स, नगद कैश और यहाँ तक कि उनके कपड़े तक शामिल थे। अब पुलिस राजू की निशानदेही पर संगरौली गांव पहुंचती है और वहां से गुड्डू दास, बबलू दास और कुंदन दास को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। चारों को थाने में लाकर पूछताछ की जाती है। इनकी निशानदेही पर पुलिस उस नदी तक पहुंच जाती है जहां मोमिता की लाश फेंकी गई थी। 2 दिन तक मेहनत करने के बाद पुलिस को मोमिता दास की निर्वस्त्र अवस्था में लाश बरामद होती है। उसकी बॉडी की पहचान उसके परिवारजनों द्वारा किया जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह मोमिता ही है। पुलिस को चारों के पास से अभिजीत पॉल का वॉलेट, आईडी कार्ड, कुछ नगद पैसे भी बरामद होते हैं। इसके अलावा दोनों के बैग भी पुलिस को पास की झाड़ियों में मिलते हैं जहां इन्हें फेंका गया था। सभी सबूतों और गवाहों के आधार पर पुलिस चारों को जुडिशियल कस्टडी में लेकर केस की जांच शुरू करती है और 2018 में देहरादून की निचली अदालत इस केस का फैसला सुनाती है। अदालत राजू दास को मुख्य आरोपी मानते हुए उसे फांसी की सज़ा देती है, जबकि गुड्डू, बबलू और कुंदन को उम्र कैद की सज़ा सुनाती है।
इसके अलावा सबूत मिटाने और पुलिस को गुमराह करने के लिए भी सभी को अतिरिक्त 7 साल की सज़ा और सुनाई जाती है और 50-50 हज़ार रुपये जुर्माना भी लगाया जाता है। हालांकि इसके बाद चारों दोषी उत्तराखंड के हाई कोर्ट में अपील करते हैं और लंबी सुनवाई के बाद अप्रैल 2024 में हाई कोर्ट निचली अदालत के फैसले को पलट देती है और कहती है कि आरोपियों के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत नहीं है, न कोई आई विटनेस है, न कोई रिकॉर्ड स्टेटमेंट है और न ही कोई ऐसा गवाह जिसने इन चारों को घटनास्थल पर देखा है। इस लैक ऑफ द एविडेंस के आधार पर अदालत चारों को बेल दे देती है और मई 2024 में चारों आरोपी जेल से रिहा हो जाते हैं, भले ही इन्होंने पुलिस पूछताछ में अपना अपराध स्वीकार किया था। लेकिन सबूतों की कमी के कारण कानून के दायरे में इन्हें दोषी ठहराना संभव नहीं था। अब आप बताइए कि इस केस और कोर्ट के इस फैसले को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई सबूतों की कमी के चलते ऐसे अपराधियों को छोड़ देना चाहिए सही होगा? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक और नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।